हेलो स्टूडेंट। तो शायद जो बायोलॉजी इंटर का पहला या दूसरा अध्याय हो चुका था शायद आपका, लेकिन अभी हम शुरू से पढ़ाएंगे क्योंकि गर्मियों में शायद आपने पढ़ा या पढ़ा होगा उससे पहले, तो हम पढ़ाएंगे शुरू से। ठीक, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 या 3 बार आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो हम शुरू से शुरू करवाएंगे। ठीक, चैप्टर 1 से। ठीक, जितने भी बच्चे हैं 3 या 4 जितने भी बच्चे होंगे सबके पास नोट्स तो होंगे। अगर नोट्स नहीं भी हैं तो हम पढ़ाने के बाद PDF भी डाल देंगे। ठीक, उससे आप लिख सकते हैं। ठीक, नोट में तो हमने लिखवाया और आप PDF से देखकर भी लिख सकते हो। ठीक, तो जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक, तो देखो जनन तो 2 ही प्रकार का होता है। ठीक, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक, और ये भी आप जानते होंगे कि लैंगिक जनन के जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जनन पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जीवन काल। ठीक, जीवन काल या लाइफ स्पैन। ठीक, तो जीवन काल वैसे नॉर्मल भाषा में अगर हम समझें कि जीव जब से जन्म लेता है और तब तक जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है जन्म होता है, शिशु बनता है, शिशु से फिर क्या होता है, वयस्क होता है, फिर प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था आने के बाद ही उसकी मृत्यु हो, बीच में नहीं। किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण यदि वो मर जाता है तो उसके जीवन काल को क्या कहेंगे, अधूरा, पूरा जीवन नहीं जी पाया। तो इसका या इसकी डेफिनेशन है किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक, किसी जीव की प्राकृतिक ठीक, तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, अब प्राकृतिक मृत्यु देखो हर जीव की या हर जीव का जीवन काल निश्चित समय का होता है। ठीक, जैसे अगर इंसान या मानव का मान लो तो कितना होता है, 70, 80 या 90। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम कुछ जीवों के लिख लेंगे, जैसे हाथी का जीवन काल 60 से लगभग 70 वर्ष तक का होता है। ठीक, घोड़ा इसका जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्ष तक का होता है। ठीक, बिल्ली का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। गाय का 20 से 25 वर्ष लगभग। ठीक, हाँ, बरगद का ज़्यादा होता है, लगभग 200 वर्ष। ठीक, तो ये कुछ जीवों के और पेड़ों के जीवन काल हैं।
लगभग इतना होता है, इतने से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद आता है जनन। ये लिख लेना है आप। ठीक, अगर लिखना हो, नहीं तो हम पीडीएफ डालेंगे, पीडीएफ से आप लिख लेना। अब बात करते हैं जनन। ठीक, ठीक, जनन को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जनन क्या होता है? ठीक, सिंपल है, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे घोड़ा है, ठीक, तो वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है, भैंस है अपने समान संतान उत्पन्न करता है। मतलब जितने भी जीव होते हैं वो अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं, इसी को हम जनन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जनन की विधियां। जनन की कौन कौन सी विधि है? तो आप जानते हैं जनन की दो ही विधि होती हैं, एक तो अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। आगे जो हेडिंग है जनन की विधियां। ठीक, जनन की ओनली दो ही विधि होती है। नंबर 1 लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। नंबर 2 लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी, पीडीएफ डाल देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगी, उससे आप लिख सकते हो। ठीक, तो दूसरा, पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक, अब इनको अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। ठीक, तो देखो, अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है। ठीक, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है। ठीक, ये जीव वयस्क होने के बाद अपने समान प्रतिकृति उत्पन्न करते हैं। प्रतिकृति का मतलब होता है अपने ही समान जीव को जन्म देते हैं। प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी। मतलब ये जीव वयस्क होने के बाद अपने ही समान प्रतिकृति उत्पन्न करते हैं। ठीक, और जो इनसे प्रतिकृति या जो इनसे जीव जन्म लेते हैं उनके आनुवंशिक लक्षण, ठीक, आनुवंशिक गुण और आनुवंशिक लक्षण लगभग समान होते हैं या समान होते हैं। ठीक, जैसे कोई जीव है, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन हुआ। ठीक, तो वो अपने ही समान प्रतिकृति उत्पन्न करता है। जैसा जनक होता है वैसे ही उसकी संतति होती है, और जब जैसा जनक होगा वैसे ही संतति होगी, तो उसके आनुवंशिक गुण समान होंगे, तभी तो वैसे ही होगी। तो इनके आनुवंशिक गुण और लक्षण, जनक से संततियों में जो आनुवंशिक गुण और लक्षण जाते हैं वो लगभग समान होते हैं और भिन्न नहीं होते हैं, एक समान होते हैं। और एक नई बात और ये होती है, जो इनका जनन होता है बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, जो अलैंगिक जनन में सभी जीवधारियों का जनन बहुत तीव्र होता है, फास्ट होता है।
ठीक। और जो लैंगिक जनन होता है उनकी जनन की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, धीमी होती है, टाइम टेकिंग होती है, टाइम लगता है। तो जो अलैंगिक जनन में जितने भी जीव अलैंगिक जनन करते हैं तो बहुत तीव्र गति से करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अलैंगिक जनन की विधियां, कि अलैंगिक जनन होते कितने प्रकार के हैं, ठीक। 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 तो अलैंगिक जनन की मुख्य रूप से 5 विधियां होती हैं। 5 प्रकार से जीवों में अलैंगिक जनन हो सकता है। नंबर 1 द्विविभाजन। द्विविभाजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक। दूसरा है बीजाणु जनन, इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। ठीक है। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। ठीक। जेम्यूल बोलते हैं कलिका को। ठीक। खंडीवनों को फ्रेगमेंटेशन। पुनरुद्भवन को बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक। तो 5 प्रकार से अलैंगिक जनन होता है जीवों में। पहला है द्विविभाजन, दूसरा है बीजाणु जनन जिसको बोलते हैं स्पोरुलेशन, तीसरा है मुकुलन बडिंग, चौथा है कलका जेम्यूल, पांचवा है खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन, पांचवा है पुनरुद्भवन रीजेनरेशन मतलब दोबारा जन्म। ठीक। अब इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है पहला है द्विविभाजन। ठीक। तो द्विविभाजन क्या होता है? तो देखिए द्विविभाजन संघ प्रोटोजोआ संघ के जीवों में क्या होता है? द्विविभाजन होता है। जितने भी जीव प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं उन जीवों में द्विविभाजन होता है। ठीक। अब क्या होता है द्विविभाजन में? ये तो आप जानते हैं प्रोटोजोआ संघ में सभी एक कोष की जीव रखे गए हैं। ठीक। और इनका जीवन काल ज़्यादा दिन का नहीं होता है। ठीक। तो द्विविभाजन से मतलब है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बट जाना। ठीक। तो इस संघ के जीव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बट जाते हैं, मतलब इस संघ के जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है तो होता क्या है? मतलब इनमें एक जीव का रूपांतरण दूसरे जीव में हो जाता है। मतलब एक जीव दूसरा जीव बन के क्या होता है? शुरुआत करता है। ठीक।
यानी जैसे मान के चलो कोई जीव है, एक मिनट रुको, ठीक, ये होती है सेल वॉल, और अंदर की जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये होता है डीएनए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एरिया। मतलब न्यूक्लियर एरिया का मतलब होता है डीएनए जहाँ पर रहता है। ठीक, तो देखो द्विविभाजन में क्या होता है, जीव का दो टुकड़ों में विभाजन हो जाता है और नए जीव के रूप में पुराने जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब जो पुराना जीव होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह नए जीव स्थान ले लेता है। मतलब नए जीव के रूप में पुराने जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब द्विविभाजन कहाँ से होता है? बीज से। इसकी जो सेल वॉल होती है बीज से क्या होती है, दबने लगती है। धीरे धीरे ये हिस्सा जो होता है वो नीचे की ओर दबने लगता है और इसमें एक खांच सी बन जाती है और जो डीएनए होता है वो अलग होने लगता है धीरे धीरे। तो जो डीएनए का कुछ पार्ट एक हिस्से में आ जाता है और दूसरा पार्ट दूसरे हिस्से में आ जाता है और फिर बाद में वही दोनों क्या पृथक के जीव के रूप में अलग हो जाते हैं और जो पुराना जीव होता है उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है और जो नए जीव का पृथक के रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये नए जीव बन जाते हैं। तो ये होता है द्विविभाजन और ये द्विविभाजन संघ प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक, इनमें क्या होता है, द्विविभाजन विधि द्वारा जनन होता है। अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इनकी एग्जाम्पल होंगे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, जो हम पीडीएफ डालेंगे उनमें एग्जाम्पल लिखे होंगे। ठीक, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है। ठीक, बीजाणु जनन। ठीक, बीजाणु जनन कुछ कवकों में बीजाणु जनन होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, पेनिसिलियम हो गया। इन कवकों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अब बीजाणु कहाँ होते हैं?
ठीक, जैसे कुछ कवक होते हैं पेनिसिलियम, यूलोथ्रिक्स, उनमें बीजाणु सबसे ऊपर होते हैं। ठीक, जब ये वयस्क होते हैं तो ये बीजाणु धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। ये बीजाणु मात्र कोशिका से अलग होने लगते हैं। ठीक, अलग होने के बाद ये नए जीव को जन्म देते हैं विकसित होने के बाद। ठीक, तो ये मात्र कोशिका से अलग हो जाते हैं और अलग जीव के रूप में विकसित होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम यूलोथ्रिक्स, पेनिसिलियम। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम 2 या 3 जो मेन होते हैं वही एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, अब तीसरा जो टॉपिक है मुकुलन। जिसको बोलते हैं बडिंग। देखो मुकुलन, हाइड्रा में भी मुकुलन से जनन होता है, ईस्ट में भी मुकुलन से जनन होता है। ठीक, तो इसको अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक तो हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, और दूसरा होता है ईस्ट, ईस्ट की कोशिका में भी मुकुलन द्वारा जनन होता है। सिंपल सी प्रोसेस होती है, इसमें मुख्य कोशिका होती है, जो जनक होता है उससे मुकुल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रा, ठीक, ये होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो नीचे होता है, नीचे से मुकुल बनना स्टार्ट हो जाता है। नीचे से मुकुल निकलना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। ठीक, धीरे धीरे ये मुकुल बड़ा होता जाता है। जाओ बाहर। ठीक, और जब ये मुकुल बड़ा हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। धीरे धीरे ये मुकुल बिल्कुल अलग होता जाता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलो गेट बंद करो, ये बंद कर दो गेट। अगला जो टॉपिक है कलिका। ठीक, तो कलिका द्वारा जनन आपने देखा होगा, कभी कभी पौधों के जो मुख्य या शीर्ष के भाग होते हैं जहाँ पर पौधों की वृद्धि होती है, वहाँ से कलिकाएं जब निकलती हैं तो छोटे छोटे हरे, जैसे ये कोई शीर्ष भाग होता तो यहाँ से छोटे छोटे हरी कलिकाएं निकलने लगती हैं।